हाँ, तो बेटा हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं और मैंने अभी अभी कहा कि नर्वस सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है भाई? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है दैट इज द न्यूरॉन। कौन है? न्यूरॉन। ठीक है। Neuron is a cell. Neuron is a cell which is not having the capacity of division. Do not divide. याद हो तो अपन ने जब सेल डिवीजन पढ़ा था, चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था, तो मैंने कहा था हमारे नर्व सेल जो न्यूरॉन या नर्व सेल है ना, तो ये कभी डिवाइड नहीं होती है, लाइफ लॉन्ग, पूरी लाइफ जो है वो G0 फेज के अंदर या क्विंसेंट फेज के अंदर रहती हैं एंड दे नेवर डिवाइड्स। ठीक है, इसका मतलब आपके अंदर जो बर्थ के टाइम जितने न्यूरॉन्स होते हैं उससे कम तो हो सकते हैं लेकिन इंक्रीज कभी नहीं हो सकते। तो आपके अंदर एक ह्यूमन के अंदर हम कहते हैं करीबन एट द टाइम ऑफ द बर्थ जो है 10⁻13 से लेके 10⁻19 के बीच में न्यूरॉन्स होते हैं। विद एज इनका नंबर कम होता है लेकिन इंक्रीज नहीं होता है इनका नंबर कभी भी। एंड जब हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं सो अबाउट द न्यूरॉन्स, अगर मैं यहां पर कहूं तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन दो पार्ट से मिलकर बना होता है। वन इज सोमा और सेल बॉडी और ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोन, एंड द अनदर वन इज न्यूराइट्स। अब आपके एनसीईआरटी में न्यूराइट नहीं दे रखा है, मैं अभी समझा दूंगा कि कैसे क्या है। आपके एनसीईआरटी में अगर आप देखो तो न्यूरॉन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि 3 स्ट्रक्चर से ऐसे। इन योर एनसीईआरटी इट इज डिवाइडेड इनटू द 3 एंड वो है पहला सोमा या सेल बॉडी या साइटोन, दूसरा डेंड्राइट्स और तीसरा एक्सॉन। ये 3 मैं यहां पर इन दो को, डेंड्राइट्स और एक्सॉन, इन दोनों को मिला के यहाँ न्यूराइट के अंदर रख रहा हूं। तो अगर मैं न्यूराइट बोलता हूं तब इसका मतलब है न्यूराइट इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट। द वन इज द डेंड्राइट एंड द अनदर वन इज द एक्सॉन। ठीक है, और जब मैं न्यूराइट नहीं बोलता तो सिर्फ डेंड्राइट और एक्सॉन, तो इस तरह से 3 पार्ट है यहाँ पर। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में बात करें हम तो देखो बेटा, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ये इस तरह से बना सकता हूं मैं समझाने के लिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन जो मैं बना रहा हूं। ये देखो, ये मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन एंड दैट इज सोमा और ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोन और ऑल्सो कॉल्ड एज सेल बॉडी। ठीक है, सोमा, साइटोन और द सेल बॉडी, ये मेन पार्ट है यहाँ पर। जो इसका ये पार्ट मैंने मेजर पार्ट जो दिखाया है, थोड़ा सा इसका डायग्राम अगर मैं और सही कर दूं ताकि क्लियर से दिखाई दे, समझने में आसानी रहे तुमको। तो दिस इज, तो सोमा, साइटोन या सेल बॉडी ये मेन पार्ट है। ठीक है, इस सोमा या साइटोन या सेल बॉडी के अंदर यहां पर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसका। The well defined nucleus is there and
इस साइटोन की ये मेम्ब्रेन जो है, इस साइटोन या सोमा या सेल बॉडी की जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ कहते हैं न्यूरोलेमा। है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही, लेकिन नाम क्या दिया इसको यहाँ पर हमने, यहाँ नाम दिया न्यूरोलेमा। और ये है साइटोप्लाज्म इसका। और इसका ये जो साइटोप्लाज्म है ये ग्रैन्युलर होता है, ग्रैन्युलर है ये यहाँ पर। और ये साइटोप्लाज्म जो यहाँ पर है, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है न्यूरोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज न्यूरोप्लाज्म, इसको न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। और इसमें ये जो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स क्या हैं? दीज आर कॉल्ड एज नीजल्स ग्रैन्यूल या नीजल्स बॉडी, नीजल्स ग्रैन्यूल या नीजल्स बॉडी भी कहते हैं इनको। और ये नीजल्स ग्रैन्यूल या नीजल्स बॉडी जो है, ये केमिकल नेचर में राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, आरएनपीज होते हैं इन नेचर, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। क्या बोला मैंने? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, जहां ये सोमा या साइटोन या सेल बॉडी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इस न्यूरॉन का एंटीरियर एंड है। दिस इज द एंटीरियर एंड ऑफ द न्यूरॉन। एंटीरियर एंड ऑफ द न्यूरॉन मतलब यहां से स्टिमुलस रिसीव करेगा ये। और इस साइटोन के टर्मिनल एंड्स यहां पर देखो, ये यहां पर शुरुआत में यहाँ ये छोटे छोटे से कई सारे फाइब्रस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये इस तरह से मैंने जो बनाई है फाइब्रस स्ट्रक्चर, और इन फाइब्रस स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज द डेंड्राइट्स। इन्हीं का नाम डेंड्राइट्स है, यही डेंड्राइट्स कहलाते हैं, डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स कई सारे होंगे, मैनी इन नंबर, है ना, स्मॉल फाइब्रस। और ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं? इंपल्स को कैरी करके साइटोन या सोमा को देने का काम करते हैं। यानी ये डेंड्राइट्स जो हैं, एक्चुअली ये डेंड्राइट्स यहाँ पर, अगर मैं समझाने के लिए थोड़ा सा यूं अलग से समझाऊं इसको, ये अगर मान लो ये सोमा पार्ट है, और इससे ये डेंड्राइट में यूं निकालते हुए दिखा दूं, तो ये डेंड्राइट्स आगे यहाँ पर किससे जुड़े होते हैं? या तो ये जुड़े होते हैं रिसेप्टर से, रिसेप्टर से, और जो कि स्टिमुलस को रिसीव करके और सोमा से आगे देने का काम करेंगे। तो ये डेंड्राइट्स किससे जुड़े होते हैं? या तो सोमास जो है रिसेप्टर से जुड़े होंगे, और या जो है, या जो ये है, ये किससे जुड़े होंगे? ये डेंड्राइट्स आगे जो है किसी दूसरे न्यूरॉन के, जैसे ये एक न्यूरॉन खत्म हुआ बेटा, न्यूरॉन खत्म हुआ और इसकी टर्मिनल ब्रांचिंग अभी बताऊंगा मैं, यहाँ पर आगे टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं। तो ये दूसरा न्यूरॉन जो यहाँ पर इसमें प्रेजेंट है, तो इसके डेंड्राइट इसके साथ जुड़े होंगे यहाँ पर, ये डेंड्राइट इसके यहाँ पर इसके साथ जुड़े होंगे। ठीक है, तो डेंड्राइट या तो किसी रिसेप्टर से जुड़े हो या किसी अगले वाले न्यूरॉन के टर्मिनल एंडिंग्स के साथ जुड़े हुए होंगे। और ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं? ये इंपल्सेस को रिसीव करके यहाँ पर आगे सोमा को भेजने का काम करते हैं, और ये इसके एंटीरियर एंड पे होंगे। हमेशा डेंड्राइट जो है, ये डेंड्राइट्स सोमा के एंटीरियर एंड पे होंगे और इंपल्सेस को रिसीव करने का काम करेंगे। देन इस सोमा के पिछले हिस्से से, यहां से ये एक बड़ा फिलामेंटस सा स्ट्रक्चर निकल रहा है ना, ये जो, एंड दिस फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो निकल रहा है, इसी का नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन। इसको एक्सॉन कहते हैं हम, दिस इज द एक्सॉन, है ना। और ये एक्सॉन जो है, ये एक्सॉन आगे अपने लास्ट में जाके, और बिल्कुल जैसे ट्री में ब्रांचेस बनती हैं उस तरह से यहाँ पर ब्रांच हो जाता है, ये उस तरह से ब्रांचेस होती है इसमें कई सारी। और ये यहाँ पर अगर आप देखो तो इस तरह से ये ब्रांचेस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एंड दीज ब्रांचेस आर व्हाट? दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड एज एक्सॉन टर्मिनल्स। ये एक्सॉन टर्मिनल्स कहलाती हैं। ठीक है, टीलोडेंड्रिया,
इन ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स का होना, ट्री लाइक, ट्री की ब्रांचेस के जैसा होना, टीलोडेंड्रिया, ये अपीयरेंस कहलाती है टीलोडेंड्रिया। और हर ये एक जो ब्रांच है, ये एंडिंग जो है, दिस एंडिंग इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन टर्मिनल। नाउ इस एक्सॉन की मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम यहां पर कहते हैं एक्सोलेमा। अब देखो एक ही सेल में है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो जगह अलग अलग दो नाम दे दिए हमने। जब सोमा वाले रीजन में कह रहे थे तो उसी को मैं न्यूरोलेमा बोल रहा हूं, उस समय मैंने इसको न्यूरोलेमा बोला। और जब इसी के फिलामेंटस स्ट्रक्चर ये जो निकल रहा है, एक एक्सॉन निकल रहा है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैंने एक्सोलेमा बोला। यहाँ साइटोन के अंदर का साइटोप्लाज्म जो है, मैंने उसको न्यूरोप्लाज्म का। और यहाँ इस एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, उसको मैं यहाँ पर एक्सोप्लाज्म कह रहा हूं। दिस इज एक्सोप्लाज्म, ये एक्सोप्लाज्म होता है, दिस इज एक्सोप्लाज्म। और यहाँ इस एक्सोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। दिस इज रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हाई होता है कंपैरेटिव टू द सोमा पार्ट। ओके, इन एक्सॉन टर्मिनल्स के एंडिंग जो है, ये एंडिंग्स, ये थोड़े से स्वलन अप हुए हुए स्ट्रक्चर्स हैं, जिनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, जब मैं सिनेप्स के बारे में बात करूंगा तब। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं यहां पर प्री सिनेप्टिक बटन्स, प्री सिनेप्टिक बटन्स, है ना, या हम इनको क्या भी बोलते हैं, प्री सिनेप्टिक नोब्स भी बोलते हैं, प्री सिनेप्टिक नोब। तो प्री सिनेप्टिक बटन या प्री सिनेप्टिक नोब कहते हैं हम इनको, और ये सोलन पोर्शन है जो यहां पर इसके अंदर होते हैं। ठीक है, टर्मिनल एंडिंग्स में। अब देखो बेटा, एक चीज समझना, आप अगर न्यूरॉन में देखो तो आपके जो एंसाइटम डायग्राम में न्यूरॉन दिखा रखा, उन न्यूरॉन पे ऐसी लेयर दिखा रखी है, यहां से ये इस तरह से दिखा रखा है ना। ये क्या है, ये है कुछ स्पेशलाइज सेल्स जिनको हम बोलते हैं श्वान सेल्स। क्या बोलते हैं हम, श्वान सेल्स। ये फैटी सेल्स होती है, फैट रिच सेल्स होती है ये। और ये श्वान सेल जो है, ये श्वान सेल्स एक्सॉन के ऊपर एक इंसुलेटेड लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, ये एक तरह की। और ये इंसुलेटेड लेयर जो एक्सॉन के ऊपर बन रही है, इस पूरी लेयर को कहते हैं माइलिन शीट। ये एक अकेली सेल है, श्वान सेल, दिस इज श्वान सेल। ओके, ये पूरी की पूरी जो लेयर बनी यहां से यहां तक की, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज माइलिन शीट। इसको माइलिन शीट कहते हैं। और माइलिन शीट वाले न्यूरॉन्स को माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। ऐसे न्यूरॉन जिनमें माइलिन शीट प्रेजेंट हो, वो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहलाएंगे। माने कुछ न्यूरॉन्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर माइलिन शीट नहीं होती है, ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। अच्छा, अगर आप माइलिन शीट के बारे में देखो यहाँ पर, तो माइलिन शीट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ऐसे नहीं बनाई मैंने यहाँ से कि यहाँ से लेके और ये यहाँ तक पूरी एक साथ एक सी यो ऐसे बना दियो भाई, कि यो ऐसे लेके और यहाँ से यहाँ तक की ऐसे बना दियो, नहीं, कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाई मैंने माइलिन शीट को। बजाय उसके क्या देखा आपने, यहाँ देखा कि ये श्वान सेल से ये थोड़ी सी ये श्वान सेल की लेयर एक यहाँ तक आई, और उसके बाद में आगे ये वाला जो रीजन है, मैं कलर चेंज कर लूं तो अगर आप देखो तो ये वाला रीजन है, देखो यहाँ पर माइलिन शीट है ही नहीं इस जगह पे, या यहाँ देखो तो माइलिन शीट नहीं है इस जगह पे, एक्सॉन में यहाँ माइलिन शीट नहीं है, यहाँ एक्सॉन के ऊपर यहाँ माइलिन शीट नहीं है। तो ये रीजन जहां माइलिन शीट नहीं होती है, ये माइलिन शीट जहां प्रेजेंट नहीं है, इनको क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज नोड ऑफ रेनवियर कहलाते हैं। नोड ऑफ रेनवियर कहलाती है ये जगह, है ना। तो नोड ऑफ रेनवियर वो जगह होती है जहां पर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, इस तरह से अगर न्यूरॉन को बेसिकली
मैं यहां अगर डिवाइड करूं ऑन द बेसिस ऑफ द माइलिन शीथ, तो दो तरीके के न्यूरॉन्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ द माइलिन शीथ। एक हो गए भाई माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और एक हो गए नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। माइलिनेटेड न्यूरॉन और दूसरे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, ये दो तरीके। अच्छा, आगे अपन जब अपन स्टडी करेंगे तो एक चीज समझोगे आप कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं इनका फायदा क्या है। असल में अगर आप देखो तो हायर एनिमल्स के अंदर जो मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स होते हैं वो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं हायर एनिमल्स में। हालांकि स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी मिलते हैं, लेकिन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो है ज्यादा होंगे इन हायर एनिमल्स एज कम्पेयर टू द लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिज्म में नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का नंबर ज्यादा होता है। एंड द रीजन बिहाइंड इज कि ये माइलिन शीथ जब इनके ऊपर प्रेजेंट होती है, ये इस तरह से माइलिन शीथ है यहाँ पर। और मैंने इसके लिए आपसे आपने सुना हो तो मैंने कहा इंसुलेटेड लेयर बनाते हैं एक तरह की ये। तो असल में जब मैं आगे डिस्कशन करूंगा इंपल्स ट्रांसमिशन के लिए तो आप समझोगे कि इंपल्स जो है एक्सॉन वाले पार्ट में इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। इंपल्सेस इंपल्सेस एक्सॉन पार्ट में इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। और जब इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ये इंपल्स ट्रेवल करते हैं तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में तो क्या होगा, मेम्ब्रेन में यहाँ लीकेज होना चाहिए यहाँ। लेकिन अब ये वाली लेयर तो यहाँ तो क्या होगा, इंसुलेटेड है ये लेयर तो यहाँ तो लीकेज ऑफ पोटेंशियल हो नहीं सकता। तो इंपल्स यहाँ तो करेक्ट ट्रैवल करेगा ही नहीं। तो क्या होता है, इंपल्स यहाँ और यहाँ से सीधा यहाँ, फिर यहाँ से सीधा यहाँ, फिर यहाँ से सीधा यहाँ। तो इस तरह से अगर आप देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे इंपल्स जंप करके जा रहा हूँ, ये जंप कर रहा हूँ। और जब ऐसा होता है तो फास्टली ट्रेवल करेगा ये इंपल्स, है ना। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में इंपल्स का कंडक्शन कंपैरेटिवली फास्टली होता है, और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्योंकि पूरी लेयर के ऊपर क्या नहीं है, वहां इंसुलेटेड लेयर नहीं है, शीट नहीं है, तो वहां तो लीकेज ऑफ द चार्जेस जो है, लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरी पर होगा और उसको पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो कंपैरेटिवली वहां क्या होगा, इंपल्स का कंडक्शन स्लो होगा, कंपैरेटिवली स्लो होगा, मैं ये कह रहा हूँ। हालांकि ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता है, लेट मी टेल यू। अगर रिसर्चेस को देखें हम तो कहते हैं कि माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो इंपल्स कंडक्शन होता है वो करीबन 140 मीटर पर सेकंड की स्पीड से होता है, और यहाँ पर जो है 109 मीटर पर सेकंड की स्पीड से होता है। तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको छूते ही महसूस हो जाता है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी हार्डली 1 मीटर 1.5 मीटर की होती है, ठीक है। और 140 मीटर की स्पीड से या 109 मीटर की स्पीड से अगर कोई इंपल्स ट्रेवल कर रहा हो तो सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, नैनो सेकंड्स में आपको महसूस हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई आपको फटाफट महसूस हो जाती है। बट यस ऑफ कोर्स अगर आप देखो यहाँ पर तो अगर आप इसके बारे में देखोगे यहाँ पर तो हम कहते हैं कि भाई माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारे अंदर भी हैं। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर नहीं है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दोनों है हमारे अंदर, माइलिनेटेड भी है नॉन माइलिनेटेड भी है, ठीक है। आगे बात समझने की नहीं आई। देखो यहाँ पर unmyelinated nerve fiber is enclosed by a Schwann cell that does not form a myelin sheath around the axon and is commonly found in the autonomous and somatic nervous system. तो हमारे अंदर unmyelinated नर्व फाइबर्स भी हैं जिनपे Schwann cell is enclosed by a Schwann cell, and Schwann cell से enclosed तो है, बट ये श्वान सेल वहां एनक्लोज करने के बावजूद उनमें क्या नहीं कर रही है, उनमें माइलिन शीट नहीं बना रही उनमें। और इस तरह के जो नर्व फाइबर्स होते हैं अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में या सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर मिलते हैं। तो ये पहला एक मैंने यहाँ पर टाइप ऑफ डिवीजन बोला इनके लिए, ठीक है। नाउ यस, एक सेकेंड, हाँ जी। तो देखो बेटा, नाउ अब एक और तरीके से हम न्यूरॉन्स को डिवाइड करते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन अगर मैं कहूं तो न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ द पोलैरिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 टाइप्स। 3 टाइप में डिवाइड किए जाते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन,
बाइपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये अभी जो अपन न्यूरॉन डिस्कस कर रहे हैं ना, असल में ये वाला, ये जो अपन ने स्ट्रक्चर डिस्कस किया न्यूरॉन का, दिस इज मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है। क्या मतलब है देखो मल्टीपोलर न्यूरॉन से? मल्टीपोलर न्यूरॉन कोई भी ऐसा न्यूरॉन जिस न्यूरॉन में क्या हो, जिसमें एक सोमा से कई सारे एक्सॉन निकल, कई सारे डेंड्राइट निकल रहे हो। ये देखो ये कई सारे डेंड्राइट निकल रहे हैं इसमें से। ओके, कई सारे डेंड्राइट निकले यहाँ सोमा में से, और ये यहां से भी इंपल्स रिसीव कर सकता है, यहां से भी कर सकता है, यहां से भी कर सकता है, यहां से भी इंपल्स रिसीव कर सकता है, यहां से भी इंपल्स, और ये इंपल्स सोमा, और सोमा से होते हुए फिर एक्सॉन से होके और अगले न्यूरॉन को या स्ट्रक्चर को जाएंगे। तो ऐसे न्यूरॉन्स जिनमें क्या हो, जिनमें मैनी डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन प्रेजेंट हो, मैनी डेंड्राइट्स, है ना, मैनी डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन। और ये एक्सॉन क्या कर सकते हैं, इंपल्स को रिसीव कर सकते हैं अलग अलग मल्टीपोलर, मतलब कई जगहों से इंपल्स को रिसीव कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर जो है एक जगह से हो रहा है, कंडक्ट आगे जो है वो एक जगह से हो रहा है। तो ऐसे न्यूरॉन मल्टीपोलर न्यूरॉन कहलाते हैं। और हमारे अंदर मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन ऐसे ही होते हैं। कैसे? मोस्टली मल्टीपोलर टाइप के होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ। नाउ नेक्स्ट, बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन ऐसा न्यूरॉन है जिसके अंदर एक तो हो एक्सॉन और एक ही हो डेंड्राइट। एक ही डेंड्राइट, ये देखो ये एक डेंड्राइट और ये एक एक्सॉन यहां पर, है ना। तो इस एक्सॉन, इस डेंड्राइट ने इंपल्स को रिसीव करना है और इस एक्सॉन ने इस इंपल्स को आगे भेजना है। अगर ऐसा कोई न्यूरॉन हो तो इस तरह का न्यूरॉन क्या कहलाता है? बाइपोलर न्यूरॉन कहलाता है। माने वन डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन। डेंड्राइट एक अकेला जो है वो रिसीव करेगा इंपल्स को, और एक्सॉन जो है वो इसको भेजने का काम करेगा आके। इस तरह के न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में मिलते हैं रिसेप्टर्स में। रिसेप्टर्स, आपके जो सेंस रिसेप्टर्स होते हैं उनमें इस तरह के न्यूरॉन्स मिलते हैं। जैसे आप अगर आपकी आंखों के अंदर रेटिना लेयर को अगर देखो, है ना, तो रेटिना लेयर ऑफ आई, रेटिना लेयर ऑफ आई हमारा विजन रिसेप्टर है, सेंस ऑर्गन है एक तरह का आई, है ना। तो उसके अंदर अगर आप न्यूरॉन्स को देखोगे तो वो न्यूरॉन जो वहां मिलते हैं न्यूरोसेंसरी लेयर में, रेटिना इज अ न्यूरोसेंसरी लेयर, ठीक है। तो वहां जो ये न्यूरॉन्स मिलते हैं वो न्यूरॉन्स कैसे हैं? वो बाइपोलर न्यूरॉन्स है। या हमारे ऑल्फैक्टरी रीजन के अंदर, हमारा जो नेजल पार्ट में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है, ओके, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, उसमें देखो तो इसी तरह के बाइपोलर न्यूरॉन मिलेंगे। या हमारा ऑर्गन ऑफ कॉटी, ऑर्गन ऑफ कॉटी हमारा हियरिंग ऑर्गन है, ये हमारे हियरिंग ऑर्गन होता है ये, है ना, सुनने का, कान के अंदर हमारी हियरिंग ऑर्गन। आगे जब अपन स्ट्रक्चर दिखेंगे तो समझेंगे। तो इनमें रिसेप्टर्स में यहां पर मिलने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, जिनमें एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन होता है। और यूनिपोलर न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेस होता है जो एक्सॉन और डेंड्राइट दोनों की जैसे काम कर रहा है। देखो ये एक आउटग्रोथ है, इसमें से एक प्रोसेस निकल रहा है, ये एक्सॉन, और ये खुद ही आगे चल के डिवाइड हो गया दो ब्रांचेस के अंदर, ये देखो इस तरह से। और ये एक, इसकी एक ब्रांच जो है वो इम्पल्सेस को रिसीव करने का काम कर रही है, यहाँ पर ये इम्पल्स को रिसीव कर रही है और ये इम्पल्स को आगे कैरी करके और ये एक्सॉन की जैसे जो है इसको आगे ट्रांसफर करने का काम कर। तो इम्पल्स गई, है ना, एनालाइज होके, और ये देखो ये इम्पल्स यहाँ से आगे ट्रांसफर हो गई। तो इस तरह से इसमें सिर्फ एक ही तरह के प्रोसेस हैं। ओनली वन न्यूराइट, सिर्फ एक न्यूराइट है, और वो कौन सा है? एक्सॉन है।
और उससे ही दो ब्रांचेस निकल गई। देखो इस एक्सॉन से दो ब्रांचेस निकल गई और एक ब्रांच इंपल्स को रिसीव कर रही है और दूसरी ब्रांच इंपल्स को आगे ट्रांसफर करने का काम कर रही है। इस तरह के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहलाते हैं। और ये यूनिपोलर न्यूरॉन्स मिलते हैं हमारे अंदर हमारी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। हमारी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, जब हमारी मदर की बॉडी में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं तो हमारे अंदर इस तरह के न्यूरॉन्स मिलते हैं यूनिपोलर। बाइपोलर न्यूरॉन मैंने कहा ये मिलते हैं हमारे रिसेप्टर्स में, स्पेशली अगर आप कहो तो न्यूरोसेंसरी लेयर ऑफ द रेटिना, है ना, आई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द नीट, ध्यान रखना, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट के अंदर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द नीट। और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो मोस्टली हमारे अंदर बॉडी में मिलने वाले न्यूरॉन्स हैं, दे ऑल आर द मल्टीपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। तो देखो कुछ और चीजें अगर मैं न्यूरॉन के बारे में डिस्कस करूं, जनरल कुछ बातें डिस्कस करूं, तो पहली बात आप ध्यान रखना, न्यूरॉन के बारे में अगर मैं कहूं तो दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल, है ना, हमारे अंदर मिलने वाली लॉन्गेस्ट सेल होती है। समटाइम द न्यूरॉन्स की लेंथ जो है अप टू 90 सेंटीमीटर तक होती है। देन आपसे कभी पूछ ले क्या न्यूरॉन एक ट्रू यूकैरियोटिक सेल है, तो हम कहेंगे यस इट इज अ ट्रू यूकैरियोटिक सेल, लेकिन कभी क्या नहीं होती है, ये डिवाइड नहीं होती है ना। क्वेश्चन पूछ ले व्हाई दे नॉट डिवाइड्स, बिकॉज़ इन देम द सेंट्रोसोम इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। और इसलिए ये हमेशा पूरी अपनी एंटायर लाइफ जो है वो कहाँ, क्विंसेंट फेज के अंदर पास करते हैं। देन स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं बात कर चुका हूं यहाँ पर। आपसे नीजल्स बॉडी के बारे में कभी पूछ ले कि नीजल्स बॉडी जो है ये केमिकली कैसी होती है, तो ये बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। बेसोफिलिक मतलब बेसिक डाई से स्ट्रेन होते हैं। और मैंने कहा था राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन मतलब इनके अंदर क्या है, आरआरएनए प्लस प्रोटीन्स यहाँ पर इसके अंदर होते हैं। और ये क्या काम करती है, नीजल्स ग्रेन्यूल या नीजल्स बॉडी क्या काम करती है, तो न्यूरॉन्स के अंदर जिन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको सिंथेसाइज करने का काम यहाँ पर ये करती है। कौन, नीजल्स ग्रेन्यूल, ठीक है। एज वेल एज नीजल ग्रेन्यूल्स के बारे में अगर मैं कहूं तो जब भी कभी कोई न्यूरॉन फटीग्ड कंडीशन में होगा, फटीग्ड कंडीशन मतलब थक जाएगा, वर्क नहीं कर रहा हो, या उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, एनॉक्सिक कंडीशन हो, या कभी न्यूरॉन इंजर्ड हो गया हो, ठीक है, तो उस केस में उनके अंदर मिलने वाले नीजल्स बॉडी जो होती है वो क्या हो जाती है, दे विल डिसअपियर। लेकिन जब कभी वापस रिकवरी हो जाएगी न्यूरॉन की, मतलब वो फटीग कंडीशन से रिमूव हो जाएंगे या इंजरी उनकी जो है हील अप हो जाएगी, तो ये जो नीजल्स बॉडी है ये वापस रीअपियर हो जाएंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होते हैं अगर आपसे कभी पूछ ले, तो माइटोकॉन्ड्रिया सोमा में भी होते हैं एज वेल एज एक्सॉन में भी होते हैं, दोनों के अंदर है यहाँ पर, है ना, ठीक है। नेक्स्ट डेंड्रॉन्स के बारे में मैं बता ही चुका हूं कि डेंड्रॉन्स इंपल्स को रिसीव करते हैं और ट्रांसफर करने का काम करते हैं। देन आफ्टर दैट एक्सोलेमा, और इसके बारे में भी मैं बता चुका हूं तो नथिंग न्यू यहाँ पर। देन माइलिन शीट के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, माइलिन शीट क्या होती है, माइलिन शीट नोड ऑफ रेनवियर के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर श्वान सेल्स के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। एंड देखो यहाँ पर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूँ, वो साल्टेटरी कंडक्शन ऑफ इंपल्स के बारे में, और इनके बारे में हम अब यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इन डिटेल पूरा अच्छे से। तो चलो हम बात करते हैं इंपल्स कंडक्शन के बारे में इन द न्यूरॉन, के भाई इंपल्स कैसे कंडक्ट होता है। लेकिन इंपल्स कंडक्शन के बारे में मैं यहाँ पर जब बात करूं तो कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे पहले इंपल्स कंडक्शन से पहले। लेकिन एक चीज ध्यान हमारे को हो जानी चाहिए कि न्यूरॉन के अंदर इंपल्स का जो कंडक्शन होता है वो होता किस फॉर्म में है। इन न्यूरॉन इंपल्स का कंडक्शन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रोकेमिकल, यानी न्यूरॉन के कुछ हिस्सों में इलेक्ट्रिकल और इन सम ऑफ द पार्ट केमिकल। तो कैसे, जब एक्सॉन में इंपल्स का कंडक्शन हो रहा होता है तब इंपल्स कंडक्ट होता है वहां इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, ध्यान देना, एक्सॉन में इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। लेकिन जब सिनेप्स वाली जगह पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जब मैसेजेस जा रहे होते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है, तो वहां इंपल्स का जो कंडक्शन है मोस्टली केमिकल तरीके से होता है,
मोस्टली बाय द केमिकल वे। और इसलिए हम कहते हैं कि न्यूरॉन्स में इंपल्स का कंडक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल वे में होता है। हम इसकी डिटेल में जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और टर्म्स हैं जिनके बारे में मैं यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा, एंड देन विल गो इन द डिटेल ऑफ दीज ऑल टर्म्स। ठीक है, तो एक सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर बात कर रहा हूं अबाउट द स्टिमुलस। पहली टर्म अपन को समझ में आनी चाहिए कि भाई स्टिमुलस से क्या मतलब है। तो देखो बेटा, समझना, स्टिमुलस से मतलब है चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट which brings any excitation in a न्यूरॉन। न्यूरॉन के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो अभी क्योंकि हम न्यूरॉन के बारे में बात कर रहे हैं, तो न्यूरॉन के बारे में जब मैं कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि कोई सा भी ऐसा इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंज होना जो न्यूरॉन के अंदर इंपल्स कंडक्ट करने को स्टिमुलेट करे, उसको इंपल्स को ट्रेवल करने को स्टिमुलेट करे, वो जो भी कोई चेंज है वो क्या कहलाएगा? स्टिमुलस कहलाएगा। जैसे देखो, समझना, आपको किसी ने पिंच ऑफ किया अचानक से, तेजी से चोटी भरी आपके, तो चोटी भरना बॉडी के बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज है होना, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज होते ही आप अपने हाथ को हटाना चाहोगे। वो क्यों हो पाता है? क्योंकि जैसे चोटी भरी, स्टिमुलस ओरिजिनेट हुआ, पेन रिसेप्टर ने आपके उन स्टिमुलस को रिसीव किया, पेन रिसेप्टर ने इन स्टिमुलस को दिया एक्सॉन को, एक्सॉन ने उन स्टिमुलस को कन्वर्ट किया इंपल्स में, और इंपल्स कंडक्ट होके गए आपके ब्रेन में, और ब्रेन में एनालिसिस हुई, इमरजेंसी, हाथ हटाओ, तुरंत आपकी इफेक्टर्स ऑर्गन्स, आपके जो मसल्स हैं उनको मैसेज मिला और मसल्स ने आपके हाथ को हटा लिया, और आपको वो चोटी काटने का जो है वहां पर जैसी चोटी काटा आप हाथ हटा लेते हो तुरंत। इट ऑल हैपेंस इन सेकंड्स, मिली सेकंड्स रादर आई शुड से। ठीक है, तो वो इंपल्स जनरेट करने को मोटिवेट किसने किया? एक्चुअली स्टिमुलस ने किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब अगर आपको खाना खाने का टाइम होता है तो आपके पेट में देखो गुड़ 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 अपना आप शुरू हो जाती है, आपको भूख महसूस होना शुरू हो जाती है। जब आपको पानी पीना होता है तो पानी पीने के लिए आपको प्यास लगना शुरू हो जाती है ना? तो ये क्या थे? चेंजेस, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलस थे जो कि क्या करते हैं? विच एक्साइट अ नर्व टू कंडक्ट द इंपल्स। और ये स्टिमुलस मैकेनिकल हो सकते हैं, ये स्टिमुलस फिजिकल हो सकते हैं, ये स्टिमुलस केमिकल हो सकते हैं। ध्यान देना, जैसे अगर आप देखो तो आपके अचानक से कोई गर्म चीज पे आपका हाथ अड़ा दिया या बर्फ रख दी, और इन दिनों में अभी आपको सर्दी के दिनों में आपको एसी चला दे आपके कमरे में तेज, और या तेज पंखा चला दे, देखो, या ह्यूमिडिटी या विजुअल्स, ये सब क्या थे? ये है मैकेनिकल या फिजिकल। और केमिकल आपके सामने चॉकलेट आइसक्रीम रख दे, या कमरे में परफ्यूम की स्मेल देखो, आपको एक प्लीजेंट फीलिंग मिलती है उससे। ठीक है, तो ये स्टिमुलस कैसे हो सकते हैं? ये स्टिमुलस फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, कभी कभी ये इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं, है ना? एंड ये स्टिमुलस जब आपको मिलते हैं, मतलब जब भी कभी कोई एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंज होते हैं, तो वो इंपल्स को कंडक्ट करने में, इंपल्स को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन उसके लिए इन स्टिमुलस का एक मिनिमम वैल्यू का होना जरूरी होता है, मिनिमम वैल्यू तक होना जरूरी होता है, जिसको हम थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं। थ्रेशोल्ड वैल्यू वर्ड आपने सबने पढ़ा हुआ होगा फिजिक्स में कई बार, है ना? आप अच्छे से समझते होंगे। जैसे हम कहते हैं कि हमारे अर्थ के चारों ओर जो एयर का ब्लैंकेट है उसको क्रॉस करके अगर रॉकेट को बाहर भेजना है तो आपको पता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्शन करना पड़ेगा, तब जाके वो इसको तोड़ पाएगा और आगे निकल पाएगा। मतलब मिनिमम दिस मच वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी शुड बी देयर, तब वो इसको क्रॉस करेगा। दिस इज व्हाट एक्चुअली थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो ऐसे ही कोई इंपल्स कंडक्ट करना है किसी न्यूरॉन में, ये न्यूरॉन है, और इस न्यूरॉन में अगर इंपल्स कंडक्ट करना है तो ऐसा थोड़ी ना कि हर किसी छोटे से केमिकल चेंज के लिए या छोटे से इलेक्ट्रिकल चेंज के कारण भी इंपल्स कंडक्ट हो जाएगा। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। एक मिनिमल वैल्यू का स्टिमुलस देना जरूरी है, और वो मिनिमल वैल्यू का स्टिमुलस जो है
मिलेगा तब ही क्या होगा, इंपल्स कंडक्ट होगा, इंपल्स जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं। और वो मिनिमल वैल्यू का स्टिमुलस क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इसी को हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से कम का स्टिमुलस दिया जाएगा तो उस केस में न्यूरॉन के अंदर इंपल्स का जनरेशन नहीं होगा। अब क्वेश्चन आया कि सर अगर मानो उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा का दे दिया जाए, स्टिमुलस जो है थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा का दे दिया जाए तो क्या होगा, क्या फास्टली इंपल्स ट्रेवल करेगा, नहीं, तब भी वो उसी स्पीड से करेगा भाई, है ना। माने यहां ऑल एंड नन लॉ काम करता है, ऑल और नन लॉ काम करता है। व्हाट इज ऑल एंड नन लॉ? ऑल एंड नन लॉ का मतलब है कि अगर इंपल्स कंडक्ट करवाना है किसी न्यूरॉन के अंदर, अगर इंपल्स जनरेट करना है, ठीक है, तो इंपल्स किसी न्यूरॉन के अंदर तभी जनरेट होगा जब उसको क्या मिलेगा, कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू का स्टिमुलस मिलेगा, थ्रेशोल्ड वैल्यू का स्टिमुलस मिलेगा, तो ही उसमें क्या होगा, इंपल्स जनरेट होगा। माने अगर इससे कम का, लोअर देन दिस थ्रेशोल्ड वैल्यू अगर कोई इंपल्स मिला तो कोई इंपल्स कंडक्शन, कोई स्टिमुलस मिला तो नो इंपल्स कंडक्शन एट ऑल, नो इंपल्स जनरेशन। अब इस चीज को समझते हैं, देखो एक एग्जांपल के साथ। मान लो, सपोज करो 0.5 मिली वोल्ट का एक इंपल्स, एक स्टिमुलस मिले अगर, तो ही क्या होगा, जो है इंपल्स जनरेट होगा। ठीक है, तब इंपल्स जनरेट होगा न्यूरॉन में। अब मैंने 0.1 मिली वोल्ट दिया, इंपल्स जनरेट होगा, नहीं। मैंने 0.2 मिली वोल्ट का स्टिमुलस दिया, क्या इंपल्स जनरेट होगा, नहीं। मैंने 0.3 मिली वोल्ट का इंपल्स दिया, क्या इंपल्स जनरेट होगा, नहीं। मैंने 0.4 मिली वोल्ट का स्टिमुलस दिया, क्या इंपल्स जनरेट होगा, नहीं। मैंने 0.49999 मिली वोल्ट का स्टिमुलस दिया, क्या इंपल्स जनरेट होगा, नहीं। लेकिन मैंने 0.5 मिली वोल्ट का स्टिमुलस दिया, क्या इंपल्स जनरेट होगा, यस। यानी इन सारी लोअर वैल्यू पर, थ्रेशोल्ड से कम वाली, चाहे ये 4.9999999999 कितनी हो, लेकिन 0.5 नहीं है भैया, तो नहीं होगा, इंपल्स जनरेट होगा ही नहीं, नन। और अगर आप इससे हाई वाली दे दो, आप 1 मिली वोल्ट दे दो, हो जाएगा। 2 मिली वोल्ट दे दो, हो जाएगा। 3 मिली वोल्ट दे दो, हो जाएगा। 200 मिली वोल्ट दे दो, हो जाएगा। और सेम ही वेलोसिटी से वो इंपल्स जनरेट होगा, सेम ही इंटेंसिटी वाला इंपल्स जनरेट होगा, कोई इंटेंसिटी में उसके जो है चेंजेस नहीं होगा इसके कारण। तो ऑल और नन लॉ कहलाता है ये। अच्छा, लेकिन एक चीज और ध्यान देना, ऑल एंड नन लॉ के साथ साथ एक यहां पर एक लॉ और काम करता है, लॉ ऑफ समेशन। लॉ ऑफ समेशन से क्या मतलब है कि भाई कभी भी अगर एक इंपल्स जनरेट हो रहा है, स्टिमुलस मिला, एक स्टिमुलस दिया 0.1 मिली वोल्ट का, मान लो चाहिए कितना था, 0.5 मिली वोल्ट चाहिए था, लेकिन दिया हमने कितना, 0.1। अब इस 0.1 वाले स्टिमुलस का इफेक्ट खत्म होने से पहले, इस स्टिमुलस का इफेक्ट खत्म हो न्यूरॉन में, उससे पहले एक और स्टिमुलस दे दिया जाए, मान लो 0.4 मिली वोल्ट का, तो क्या ये दोनों मिलके 0.5 हो जाएंगे क्या, और क्या इंपल्स कंडक्ट हो जाएगा क्या? तो हम कहते हैं यस, हो जाएगा। अगर अगर लगातार स्टिमुलस मिलते रहे, है ना, और उन स्टिमुलस के बीच का जो टाइम गैप है वो बहुत ही कम हो, इतना कम कि उनका जो इफेक्ट खत्म हो उससे पहले क्या हो जाए, उससे पहले जो है वो इंपल्स जो है वहां पर क्या हो जाए, दोबारा मिल जाए उसको, तो वो सम्मेशन हो जाता है, उसका एडिशन हो जाता है ना। अगर क्विक सक्सेशन होता जाए लगातार, तो उस केस में वो क्या होता जाएगा, इट गेट एड अप। माने आपने 0.1 मिली वोल्ट का दिया मान लो, फिर एक 0.1 मिली वोल्ट का उसके इंपल्स के इफेक्ट के खत्म होने, उस स्टिमुलस के इफेक्ट के खत्म होने से पहले दे दिया, फिर 0.1 का दे दिया,
है ना, फिर 0.2 का आपने दे दिया, तो सब मिला के 0.5 हो गए देखो, और 0.5 मिली वोल्ट होते ही ये इंपल्स कंडक्ट हो जाएगा, सबमिशन हो गया, इसका सबमिशन ऑफ स्टिमुलाई हो गया यहाँ पर। लेकिन लेकिन खास बात है, और वो खास बात क्या है कि उसका इफेक्ट खत्म होने से पहले, मतलब पहले वाले स्टिमुलस का इफेक्ट खत्म होने से पहले दूसरा स्टिमुलस मिल जाना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा, अदरवाइज अगर ये चीज नहीं हुई तो नहीं हो पाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सबमिशन। ठीक है, ओके। नाउ आफ्टर दैट velocity. Velocity means the rate of the impulse transmission in neuron is called as velocity. The rate of impulse transmission, भाई पर सेकंड किस स्पीड से इंपल्स ट्रांसफर कर रहे हैं, इंपल्स ट्रेवल कर रहे हैं, है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ इंपल्स ट्रांसमिशन। ठीक है, और हमने देखा है कि ये वेलोसिटी जो है, दिस इज हायर इन थिक एंड लॉन्ग नर्व फाइबर्स, और जो थिन एंड शॉर्ट नर्व फाइबर्स होते हैं उनमें उनमें जो ये वेलोसिटी होती है इंपल्स कंडक्शन की, ये कंपैरेटिवली क्या होती है, थोड़ी लो होती है। सिमिलरली वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर इंपल्स कंडक्शन जो है थोड़ा सा स्पीड अप होता है, और वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के अंदर जो है दैट इज लिटिल बिट स्लोअर। तो दिस इज द रेट ऑफ द इंपल्स ट्रांसमिशन इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, इसी को हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, नाउ मैं बार बार टर्म यूज कर रहा हूं, इंपल्स इंपल्स इंपल्स, तो सर इंपल्स और स्टिमुलाई में क्या डिफरेंस था, याद करना। स्टिमुलस तो मैंने कहा कोई भी ऐसा एक्सटर्नल या इंटरनल चेंज जो इंपल्स जनरेट करता हो न्यूरॉन के अंदर, वो तो था स्टिमुलस। ठीक है, और इंपल्स क्या है, इंपल्स एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टरबेंस है, द वेव ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टरबेंस इन द न्यूरॉन, जो क्या करता है, जो मैसेजेस को कैरी करता है फ्रॉम द वन पार्ट टू द अनदर पार्ट, जो कब जनरेट होता है, ये इंपल्स तब जनरेट होता है जब एक थ्रेशोल्ड वैल्यू का या थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा का स्टिमुलस किसी न्यूरॉन को मिलता है, तब ये इंपल्स जनरेट होता है। और ये एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टरबेंस है, किसमें, एक्सॉन के अंदर और एक्सॉन के बाहर। अभी जब अपन डिटेल में जाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट। नाउ एक टर्म और है यहां पर, सिनेप्टिक डिले। व्हाट यू मीन बाय द सिनेप्टिक डिले? तो सिनेप्टिक डिले से मतलब है यहां पर द टाइम टेकन फॉर इंपल्स टू क्रॉस अ सिनेप्स इज कॉल्ड सिनेप्टिक डिले। समझना, ये एक न्यूरॉन है, अभी आगे जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि सिनेप्स होते हैं। ये एक न्यूरॉन है, इसका ये टर्मिनल ब्रांचेस हो गई बेटा, और ये दूसरा न्यूरॉन है ना, ये दूसरा न्यूरॉन। तो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो एक कनेक्शन बनता है उसको हम कहेंगे सिनेप्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सिनेप्स। तो डेफिनेशन को पढ़ो, देखो बिल्कुल क्लियरली, टाइम टेकन फॉर इंपल्स टू क्रॉस अ सिनेप्स, यहां से इस सिनेप्स को क्रॉस करके इस न्यूरॉन की इस टर्मिनल एंडिंग से इस डेंड्राइट तक आने में, यानी इस सिनेप्स को क्रॉस करने में जितना टाइम लगा, दैट टाइम इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज सिनेप्टिक डिले। इसी को सिनेप्टिक डिले बोलते हैं, जो 0.5 सेकेंड, 0 से लेके 5 मिली सेकेंड, है ना, यहां पर मिली सेकेंड बोल लूं मैं तो ज्यादा बेटर है, 0 से लेके 5 मिली सेकेंड के बीच में हो सकता है, मतलब इट इन बिटवीन दिस, एंड दिस टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। आगे अपन जब अभी आगे बात करेंगे तो अपन देखेंगे कि एक्चुअली इस टर्मिनल ब्रांचिंग से अगले न्यूरॉन को इंपल्स जो जाते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू जाते हैं। तो बस जितना टाइम इन न्यूरोट्रांसमीटर को वहां से रिलीज होने में लगता है, बस उतना डिले होगा इस इंपल्स को एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन को भेजने में, एंड दैट इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज सिनेप्टिक डिले। एंड देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट टर्म इज synaptic fatigue. Synaptic fatigue means
the temporary suspension of the impulse transmission in the region of synapse due to exhaust of the neurotransmitter. क्या हुआ, ये एक न्यूरॉन था और ये इसके टर्मिनल ब्रांचेस थी। इन टर्मिनल ब्रांचेस में अभी मैंने कहा कि इनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स इंपल्स को एक से दूसरे में भेजते हैं। यहाँ से एक से दूसरे में इंपल्स कैसे जा रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू। अब मान लो इन टर्मिनल ब्रांचेस में ये जो प्रीसिनेप्टिक बटन है, इनमें वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स खत्म हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर्स है ही नहीं। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर है ही नहीं तो इंपल्स को अगले वाले न्यूरॉन तक लेकर ही नहीं जा पाएंगे वो, यानी इंपल्स यहां से ट्रेवल करके और यहां तक आके रुक गया, बस उसके आगे नहीं जा पा रहा है। तो दैट इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड सिनेप्टिक फटीग, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ इंपल्स ट्रांसमिशन। ये परमानेंट नहीं होगा कभी भी, क्योंकि उसमें वापस क्या आ जाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर बन जाएंगे। बट जितना टाइम, जितना वो लगेगा न्यूरोट्रांसमीटर को रीफॉर्म होने में वहां पर एक सेल के अंदर, उतनी देर के लिए इंपल्स ट्रांसफर नहीं हो रहे। तो दैट कंडीशन इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज सिनेप्टिक फटीग, a temporary suspension of the impulse transmission in the region of synapse due to exhaust of neurotransmitter. So ये कुछ जनरल टर्म्स। अब इनमें से बहुत सारी टर्म्स जो मैंने डिस्कस की, these all are not given in your NCERT, है ना। लेकिन कई बार हम जब टर्म्स बोलते हैं तो मैं इंपल्स बोलता हूँ, कभी कभी स्टिमुलस बोलता हूँ, कभी मैं थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलूंगा, है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये टर्म्स हैं क्या। और बाय चांस कभी बुरे दिन में पूछ ले सिनेप्टिक डिले क्या होता है, या सिनेप्टिक फटीग क्या होता है, या वेलोसिटी इन द न्यूरॉन्स क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय दीज ऑल टर्म्स। यस सर। तो नेक्स्ट वाली क्लास में कल मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि इंपल्स कंडक्शन होता कैसे है न्यूरॉन्स में। अभी मैंने इंपल्स क्या है, स्टिमुलस क्या है, सिनेप्टिक डिले क्या है, सिनेप्टिक फटीग क्या है, वेलोसिटी क्या है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं, वगैरह वगैरह, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। बट इंपल्स कंडक्ट होता कैसे है ये हम डिस्कस करेंगे कल वाली क्लास के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, विल मीट अगेन टुमारो।